इम्पाला खामोशी से सफ़र तय करती रही और एक लंबा सफ़र तय करने के बाद एक खूबसूरत बिल्डिंग के सामने जा खड़ी हुई। हम सब नीचे उतर आए। हरबंस ने उसे लॉक किया और फिर वो ऊपर जाने के लिए लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। लिफ्ट चौथी मंजिल पर रुकी और हरबंस राहदारी से गुजरकर कॉर्नर के फ्लैट पर पहुंच गया। उसकी बीवी ने चाबी निकालकर ताला खोला और फिर वो अंदर दाखिल हो गए। हरबंस ने मुझे भी अंदर आने का इशारा किया था और जूं ही मैं अंदर दाखिल हुआ वो बेसाख्ता मुझसे लिपट गया। ओ तेरा सत्यानाश होए, तेरा बेड़ा गर्क अली, कितना तड़पाया है तूने मुझे। तुझसे तो गले मिलने को भी मैं तरस गया था। हालांकि मेरा दिल चाह रहा था कि तेरे बदन में घुस जाऊं। ओ मेरे यार, ओ मेरे शेर, जीता रह, कसम वाए गुरु की जीता रह। वो बेइख्तियार हो गया था और उसने पूरी कुव्वत से मुझे अपने आप में भींच रखा था। काफी कवी हैकल हो गया था वो। लंबे और सुडोल बदन का मालिक पहले ही था, अब उसकी शख्सियत और निखराई थी। मैं भी उससे लिपट गया था। समझ गया था कि हरबंस ने मुझे पहचान लिया है, किसी तरह भी सही, लेकिन उसने सूरत हाल को बर्दाश्त किया था और मुझे यहाँ तक ले आया था। तहजीब मुस्कुराती निगाहों से हम दोनों को देख रही थी। फिर हरबंस ने अपनी बीवी की तरफ रुख करके अंग्रेजी में कहा, क्या देख रही हो मैडम? अपने बचपन का यार है, तारुफ भी करवा दूंगा, इसको खुशामदीद कहो। हरबंस की बीवी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, 60 सोरिया खाल। पहले तो मेरी समझ में कुछ ना आया, लेकिन हरबंस कहकहा लगाकर हंस पड़ा। बोला, ओ सुनिए, सत श्री अकाल कहन दी लोड़ नहीं, ये साडा मुसलमान दोस्त है, की समझी। लेकिन हरबंस की बीवी कुछ न समझी। तब उसने उसे अंग्रेजी में बताया, ये मुसलमान है वीरा और ये साडी भरजाई है। उसने तहजीब की तरफ इशारा करके कहा और मैंने जबान अपने दांतों में दबा ली। हरबंस हमें अपने फ्लैट के अंदरूनी कमरों में ले गया। 4 कमरों का इंतहाई नफीस फ्लैट था, हर तरह के कीमती साजो सामान से आरास्ता। हरबंस सिंह का एक ही बच्चा मालूम होता था, जिसकी उम्र तकरीबन 4 साल थी। ड्राइंग रूम में बैठकर उसने अपनी बीवी की तरफ देखा और बोला, ओ तैयारियां कर, जल्दी लंच तैयार कर। हम लोग लंच करने ही गए थे, ये लोग भी लंच करने ही पहुंचे होंगे। उर्दू में कहकर उसने अंग्रेजी में उसका तर्जुमा किया और उसकी जर्मन बीवी मुस्कुराती हुई उठ गई। तहजीब अपनी सीट से टिकी हुई मुस्कुराती निगाहों से हमें देख रही थी। उसने तहजीब की तरफ रुख करके कहा, ओ भाभी जी, शायद तुम्हें अपने हरबंसे के बारे में कुछ मालूम नहीं होगा, लेकिन आज हम अपना तारुफ करवा ही दें। तहजीब ने मुस्कुरा कर गर्दन हिला दी। मैंने फौरन कहा, नहीं हरबंस, तहजीब से अपने बारे में जो चाहो पूछ लो। हरबंस ने कहा, तहजीब नाम है भरजाई का। मैंने कहा, यार तुम पर एक वजाहत कर देना जरूरी है। तहजीब अभी तुम्हारी भाभी नहीं बनी, लेकिन तुम उसे मुस्तकबिल की भाभी कह सकते हो। वो बोला, क्यों भाई, शादी वादी क्यों नहीं की? मैंने कहा, हरबंस, हम जैसे लोगों के लिए जिंदगी को एक महवर पर लाना बेहद मुश्किल काम होता है। हरबंस संजीदगी से मेरी शक्ल देखने लगा, फिर बोला, अली, काफी अरसे से मैं तुम्हारी कार्रवाइयों से बेखबर हूँ। अभी 3 दिन पहले कनाडा से वापस आया हूँ। वीरा और करण के साथ कनाडा गया हुआ था। तकरीबन 4 महीने के बाद वापसी हुई है। मेरे इल्म में ये भी नहीं है कि तुम अमेरिका कब वापस आए। बस पिछले दिनों के अखबारों में तुम्हारे नाम के साथ चंद खबरें पढ़ी और मेरा दिल तुमसे मिलने के लिए मचल गया। कोई जरिया नहीं था ऐसा मेरे पास जिससे तुम्हें मुखातिब कर सकता। तुम्हारे गुमान में भी नहीं होगा कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, लेकिन एक ख्याल दिल में जरूर आता था कि शायद इस दौरान कभी तुमसे मुलाकात हो जाए। ये ख्वाहिश इतनी जल्दी पूरी हो जाएगी मुझे मालूम नहीं था। ये तुम्हारे हरबंस का घर है मेरे दोस्त। मायूसी की गुफ्तगू इस घर में करना हराम है तुम पर। जो कुछ नहीं कर सके हो उसके लिए तुम्हारा दोस्त मौजूद है। हंसी खुशी की बातें करो और भूल जाओ हर परेशानी को। बड़ा अरसा गुजर चुका है, सारी यादें ताज़ा करेंगे, सारी बातें करेंगे। और होने वाली भाभी जी, मेरा दोस्त कहता है कि उसने तुम्हें अपने हरबंस के बारे में सब कुछ बता दिया है। जरा बताओ तो सही कि मैं कौन हूँ। इस बार उसने तहजीब से सवाल किया। तहजीब मुस्कुराने लगी, फिर बोली, मिस्टर हरबंस सिंह, आप बर्कले यूनिवर्सिटी में अली यार खान के सबसे गहरे दोस्त थे। आप ही के साथ अली यार खान पहली बार एब्रन हॉल गए और वहाँ यहूदी रहनुमाओं की तकरीरें सुनकर इनसे रहा न गया। उसके बाद शहनाज केस में, और फिर हरबंस ने बात काटते हुए कहा, बस जी, बस जी, अपनी तसल्ली हो गई। अपना यार हरबंस को भूला नहीं है। सुन भाभी जी, तुम ही इसे बताओ कि हरबंस इसके लिए क्या हो सकता है। लो जी, मेरे सामने ये इतनी मायूसी की बातें कर रहा है। अरे उस वक्त भी मैंने अपनी जान इसको पेश कर दी थी, पर इसने कबूल ही न की, और अब भी हरबंस इसके लिए हाजिर है। मैंने कहा, तुमने मुझे पहचान कैसे लिया हरबंस? वो बोला, दिल की आंख से देखा था यार। तूने अली यार खान का नाम लिया और मुझे उसका पैगाम दिया। आवाज भी बदल ली थी तूने, पर मैंने दिल की आंखें खोल ली और खामोशी से तुझे उठाकर अपने साथ ले आया, क्योंकि अखबार पढ़ चुका था। अखबार ना पढ़ चुका होता तो तुझे वहीं पटखनी देकर तुझसे लिपट जाता।
उसी वक्त वीरा ट्रॉली पर कॉफी के बर्तन सजाए हुए अंदर दाखिल हुई। करण सिंह भी उसके साथ था। मैंने करण सिंह को गोद में उठा लिया और वीरा हमें कॉफी देने लगी। तब मैंने हरबंस सिंह से पूछा, ये वीरा भाभी कहाँ से मिल गई तुझे? तुझ जैसे रीछ को इतनी खूबसूरत औरत कैसे मिल गई? मुझे तो शदीद हैरत है। हरबंस ने कहा, लो जी बेगम साहब, सुन लो जरा इसकी बातें। फिर अंग्रेजी में वीरा को मेरी बातों का तर्जुमा करके सुनाने लगा। मैंने कहा, सॉरी भाभी, भूल जाता हूँ कि अभी आप उर्दू नहीं जानती। वीरा ने कहा, मैं तोरा जानता, ज्यादा नहीं। मैंने कहा, फिर भी हम अंग्रेजी में गुफ्तगू करेंगे। मैं इससे पूछ रहा था कि इतनी खूबसूरत बीवी तुझ जैसे रीछ को कैसे मिल गई? हरबंस बोला, तुम इसे बताओ वीरा कि तुमने मुझसे पूरे 1.25 महीने इश्क किया था और उसके बाद तुमने मुझसे शादी की। क्यों, मैं झूठ बोल रहा हूँ? वीरा ने हंसते हुए कहा, नहीं। हरबंस बोला, बहरहाल हम दोनों मियाँ बीवी सुकून की जिंदगी गुजार रहे हैं। ये एक बच्चा है अपना करण सिंह, थोड़ा सा कारोबार कर रखा है यार, मगर अब तुमसे क्या छुपाना, ये थोड़ा सा कारोबार दिखाने के लिए है, असल काम कुछ और ही है मेरा। मैंने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? बोला, देख मुसलमान भाई, नसीहतें करने मत बैठ जाना। हिंदुस्तान वापस गया तो तालीम अधूरी छोड़ने पर बड़ा झगड़ा हुआ और मुझे घर से निकाल दिया गया। मैंने कहा, तो तूने तालीम मुकम्मल नहीं की? वो बोला, तेरे बाद दिल ही कब लगा था यार, बस यूनिवर्सिटी छोड़ना पड़ी। घर से निकलने के बाद दर बदर मारा मारा फिरा और उसके बाद एक मौका मिल गया और मैं वापस अमेरिका आ गया। बस कुछ काले धंधे करता हूँ, अमेरिकी नौजवानों के अखलाक को संवार रहा हूँ, चर्स की गोलियां फराहम करता हूँ इन्हें। मैंने कहा, ओ, तो ये कारोबार शुरू कर रखा है तूने? वो बोला, मैंने कहा ना, नसीहतें मत करना मुझे, अब इतना रास्ता तय कर चुका हूँ कि वापस नहीं आ सकता। कनाडा भी इसी सिलसिले में गया था और सच्ची बात यह है कि वीरा भी मुझे इसी सिलसिले में मिली थी। ये चरस फरोख्त करने वाले एक गिरोह से ताल्लुक रखती थी। अपना इश्क हो गया और हम दोनों ने शादी कर ली। अब हम मुख्तलिफ गिरोहों के लिए काम करते हैं, लेकिन दिखाने के लिए छोटा मोटा कारोबार सैन फ्रांसिस्को में कर रखा है। बस ये है अपना कच्चा चट्टा। मैंने कहा, लेकिन तुमने मुझे क्यों बता दिया हरबंस? वो बोला, इसलिए कि तू भी अपने बारे में सब कुछ बता दे। सुना है कि बैंक में डाका डाला है। मैंने कहा, नहीं, अगर सब कुछ बताने की बात करते हो तो हरबंस ये बताओ कि तुम्हें मेरे बारे में क्या क्या मालूम है। वो बोला, यार तेरे बारे में जो खबरें कुछ अरसा पहले छपी थीं वो तो हमने पढ़ ली, उसके बाद से कुछ पता नहीं चल सका। बस यहाँ आकर ये 2 अनोखी खबरें पढ़ी और पता नहीं क्यों दिल को यकीन हो गया कि मामला अपना ही अली यार खान का है। मैंने कहा, तो फिर मुख्तसरन मेरी कहानी भी सुन लो हरबंस, ताकि तुम्हें अक्ल आ जाए। वो बोला, क्या मतलब? मैंने कहा, तुम ये महसूस कर लो कि इस फ्लैट में मेरी मौजूदगी तुम्हारे लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। हरबंस बोला, ओए हाँ, हमने इस बारे में तो सोचा ही नहीं वीरा। चलो जल्दी करो यार, अपनी कहानी सुना दो ताकि हम तुम्हें खिला पिला कर रुखसत करें। हरबंस ने गोल गोल दीदे नचाकर कहा और मैं हंसने लगा। उसके बाद मैंने मुख्तसर से अल्फाज में उसे अपनी जिंदगी के वाकयात सुनाए। अमेरिका आमद, माइकल जोशर का कत्ल और उसके बाद ब्लैक प्लान के बारे में भी तफसीलात बताई। हरबंस चौंक पड़ा, बोला, ओए होए होए, ये ब्लैक प्लान का कुछ किस्सा तो हमने कनाडा में जरूर सुना था, मगर तवज्जो नहीं दी। तो ये सारा खेल खेला है तूने? मैंने कहा, हाँ। और इसके बाद ऑलिव हार्वर्ड, मेरा बदतरीन यहूदी दुश्मन, अपने ओहदे से माजूल कर दिया गया और उसने मेरे बहुत ही करीबी अजीज और मोहसिन मिस्टर जोशू को कत्ल कर दिया। यही नहीं बल्कि लुई शी, जिसने मेरी मावनत की थी, वो भी उसकी दरिंदगी का शिकार हो गई। लेकिन शायद तुम्हें इस बात पर हैरत हो हरबंस कि बैंक का डाका और दूसरी दहशतनाक वारदातें मैंने नहीं की, बल्कि उन्हें मेरे नाम से मंसूब करके मेरे खिलाफ एक घिनौनी साजिश का आगाज किया गया है। हरबंस हैरत भरी निगाहों से मुझे देखता रहा, फिर उसने मुतफक्किराना अंदाज में गर्दन हिलाते हुए कहा, तेरे मामले बहुत बड़े हैं भाई, मैं तो एक छोटा मोटा स्मगलर हूँ। मनशियात के सिलसिले में मुझे मुख्तलिफ लोगों से राब्ता कायम करना होता है। इनमें कुछ खतरनाक लोग भी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखते। लेकिन तेरा ये खेल बहुत बड़ा है। अब मुझे बता, क्या अब भी तू हरबंस को उसकी तालीम मुकम्मल करने के लिए छोड़ देगा? अब तो मैं तेरा साथी बन सकता हूँ। हरबंस के लहजे में खुलूस झलक रहा था। तहजीब बगौर उसे देख रही थी। मैंने कहा, हरबंस तुम मेरे साथी कैसे बन सकते हो? वो बोला, हर तरह से, रास्ते मिल गए हैं तेरे मेरे। ये दूसरी बात है कि तुझे वाहिगुरु ने बड़ाई दी है और मुझे सिर्फ पेट दिया है। हरबंस अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बोला और तहजीब मुस्कुरा दी। मैंने कहा, मैं अब भी तुझे यही तलकीन करूंगा हरबंस के अपना पेट भर। मैंने तो तहजीब से शादी तक नहीं की, सिर्फ इसलिए कि कोई भी लम्हा इसके लिए बेवगी का लम्हा हो सकता है। लेकिन तेरा एक बच्चा भी है, मैं करण सिंह को हमेशा मुस्कुराते देखना चाहता हूँ। हरबंस बोला, देख अली, मैं अब तेरी कोई बात नहीं मानूंगा। यहाँ तू बाकायदा मुसीबतों में घिर गया है। यार ये कैसे हो सकता है कि मैं अब तुझे अकेला छोड़ दूं?
तू खुद सोच, अगर मैं तेरी जगह होता तो क्या तू मेरे साथ ऐसा ही सलूक करता? मैं हरबंस की सूरत देखता रहा। फिर मैंने कहा, नहीं हरबंस, मैं तुझे थोड़ी बहुत तकलीफ जरूर दूंगा। इसमें कोई शक नहीं कि इस वक्त हालात मेरे खिलाफ हो चुके हैं। अमरीकी पुलिस यकीनी तौर पर मेरी तरफ से इतने गम गुस्से का शिकार होगी कि मेरे नाम पर बहुत से दूसरों को भी कत्ल किया जा सकता है। मेरे दुश्मन इस वक्त एक जबरदस्त चाल चल रहे हैं और उन्होंने मुझे चारों तरफ से घेर रखा है। ऐसे वक्त में मैं तेरी इतनी मदद जरूर कबूल करूंगा कि कुछ अरसे तेरे साथ रहूं, किसी ऐसे इंसान की हैसियत से जिस पर कोई शक व शुबा न कर सके। वो बोला, चल ये तो हुई इब्तिदाई बात, बाद में तुझे अपने मामलात मेरे सुपुर्द करने होंगे। यार मैं भी थोड़ी वाकफियत रखता हूँ, अब ऐसा भी नहीं है। ये बताओ सामान कहाँ है तुम्हारा? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, एक होटल में, बल्कि 2 होटलों में। हरबंस बोला, नाम और कमरा नंबर बता दो, और उसने जेब से नोटबुक निकाल ली। मैंने कहा, हरबंस अगर उस सामान को उठाकर यहाँ तक लाओगे तो यूं समझ लो कि मेरी नई रिहाइश गाह भी दूसरों की नजरों में आ जाएगी। हरबंस चंद लम्हे कुछ सोचता रहा, फिर बोला, तो फिर छोड़ो यार, लानत भेज। कोई कागजात तो नहीं है उस सामान में ऐसे कि जिनकी तुझे जरूरत हो? मैंने कहा, नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है। उसने तहजीब की तरफ रुख करके कहा, बस तो फिर बाकी सामान यहीं इकट्ठा हो जाएगा। क्यों होने वाली भाभी जी? तहजीब बोली, ठीक है हरबंस सिंह, जैसा आप मुनासिब समझें। वीरा बहुत खामोश तबाह लड़की थी। हरबंस उसके बारे में बता चुका था, लेकिन बाद में तहजीब ने मुझे बताया कि वो बहुत दिलचस्प शख्सियत की मालिक है। उसकी ज़ाहिरी हालत से उसकी अंदरूनी कैफियत का इजहार नहीं होता था। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू करती है। हम हरबंस के यहाँ मुकीम हो गए। उसने हम दोनों को एक कमरा दे दिया था। तहजीब वीरा की मैयत में खुश थी। नन्ना करन जिंदगी में दिलचस्पियों की किरणें बखेरने का बायस था। 5-6 दिन इसी तरह गुजर गए। इस दौरान अखबारात का मुसलसल मुताला जारी रहा। 3 दिन तक तो खामोशी रही, लेकिन चौथे दिन मेरे नाम से फिर एक खौफनाक वारदात कर दी गई। गालिबन वो लोग पुलिस को मेरे हवाले से उलझाए रखना चाहते थे, लेकिन हरबंस के फ्लैट में हम लोग बिल्कुल महफूज हो गए थे। 6वें या 7वें दिन की बात है कि शाम को एक शख्स हरबंस से मिलने आया। नेपाली बाशिंदा था। हरबंस की उससे गुफ्तगू होती रही। वो शख्स चला गया, लेकिन हरबंस मेरे पास आ गया। उसने कहा, भैया जी जरा 4-5 दिन के लिए शिकागो जाना है। और उसकी जरा पर मुझे हंसी आ गई। मैंने पूछा, तो फिर? बोला, मेरा मतलब है तुम महसूस तो नहीं करोगे? मैंने पुरख्याल अंदाज में थोड़ी खुजाते हुए कहा, शिकागो। हरबंस जल्दी से बोला, चलो मेरे साथ यार, बड़ी बेहतरीन जगह लिए जा रहा हूँ, तुम्हें मजा आ जाएगा। मैंने कहा, खतरात हमारे साथ सफर करेंगे हरबंस, इस बात को जहन में रखना। वो बोला, तो यार जब हम शहनाज के सिलसिले में काम कर रहे थे तब मैंने कब खतरे की परवाह की थी, बताओ? मैंने कहा, हाँ वो तो ठीक है, बहरहाल मैं चलने को तैयार हूँ। तहजीब को यहीं छोड़ देंगे? हरबंस बोला, हाँ तहजीब व तमद्दुन सब यहीं छोड़ दो, क्या रखा है इन चीज़ों में। मैंने तहजीब से इस सिलसिले में बात की और उसे बताया कि अगर मुमकिन हो सका तो मैं शिकागो में डेबू हार्बो से मुलाकात करूंगा, देखूंगा कि उसकी क्या हैसियत है। मुमकिन है काम का आदमी हो और हम उसके जरिए अपने लिए कोई बेहतर रास्ता मुंतखब कर सकें। फिलहाल तो हमारी सारी राहें मसदूद कर दी गई हैं। मेरा ख्याल है हर एयरपोर्ट और नकासी के हर रास्ते पर चेकिंग होगी, और अगर हम कोई हिमाकत करेंगे तो बड़े इत्मीनान से धर लिए जाएंगे, और फिर अमरीकी पुलिस से पीछा छुड़ाना आसान काम नहीं होगा। तहजीब ने कहा, ठीक है, अगर तुम मुनासिब समझते हो अली तो हो आओ। वीरा के साथ मैं बहुत खुश हूँ, बशर्ते कि मैं यहाँ दूसरों की निगाहों से महफूज रह सकूँ। मैंने कहा, यह हफ्ता जिस अंदाज में गुजरा है उससे हमें ये एहसास होता है कि वो लोग हमें खो चुके हैं, वरना कुछ न कुछ कार्रवाई तो जरूर होती। तहजीब ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है अली, अपना ख्याल रखना, मैं तो अब तुम्हारी जुदाई की आदी हो गई हूँ। मैं हरबंस के साथ शिकागो रवानगी की तैयारियां करने लगा। हरबंस ने मुझे मेकअप का सामान ला दिया था और उसके साथ ही उसने मुझे एक तस्वीर भी दी थी। ये तस्वीर उसकी अपनी नस्ल के एक शख्स की थी जिसके बारे में हरबंस ने बताया था कि वो यहीं का शहरी है, लेकिन इन दिनों अमेरिका से बाहर गया हुआ है। तस्वीर के मुताबिक मुझे अपने चेहरे का मेकअप करने में जरा भी दुश्वारी न हुई। जब हरबंस ने देखा तो किरपान हाथ में उठाकर भंगड़ा डालने लगा। वो सत श्री अकाल के नारे लगा रहा था। मैंने उसे बमुश्किल तमाम पकड़ा तो वो हंसते हुए बोला, वीरा को दिखाओ जरा, वो यही सोचेगी कि उसका देवर आ गया है। वाह वाह, क्या चेहरा बदला है तूने यार, तुम तो बिल्कुल ही फंटाक हो गए हो। मैंने पूछा, फंटाक क्या? वो हंसता हुआ बोला, ये तो मुझे भी नहीं मालूम। थोड़ी देर के बाद हम दोनों वीरा और तहजीब के सामने पहुंच गए। वीरा वाकई मुझे देखकर हैरत से उछल पड़ी। हरबंस ने उसे मेकअप के बारे में बताया तो वो ताज्जुब से आंखें फाड़ कर रह गई। रस्मी गुफ्तगू होती रही और फिर हम उसी रात शिकागो के लिए रवाना हो गए। एयरपोर्ट पर मैंने महसूस कर लिया था कि निगरानी करने वाले बेशुमार अफराद एयरपोर्ट पर बिखरे हुए हैं। हरबंस को भी मैंने उनकी जानिब मुतवज्जे किया तो वो हंसकर बोला, ओए परवाह नहीं है यार,
हम उनकी निगाहों में नहीं आ सकेंगे। शिकागो पहुंचकर हरबंस ने एक होटल में कयाम किया। मुझे भी अपने जहन से बोझ कुछ हल्का होता हुआ महसूस हो रहा था। होटल के कमरे में मैंने हरबंस से उसका प्रोग्राम पूछा तो वो कहने लगा, यहाँ से कोई 40 मील दूर एक इलाका ब्लैक वाइन कहलाता है। ब्लैक वाइन में मुझे डेबू हार्बो से मिलना है। मैं चौंक पड़ा, किससे? वो बोला, डेबू हार्बो। क्यों, तुम चौंके क्यों? मैंने कहा, कुछ नहीं हरबंस, मैं भी तुम्हारे साथ उससे मुलाकात करूंगा। हरबंस बोला, चलो। डेबू हार्बो एक बहुत खतरनाक शख्सियत है। ब्लैक वाइन का पूरा इलाका उसकी मिल्कियत समझ लो। बहुत बड़ा सरमायादार है, लेकिन चरस का शौकीन है। खुद भी पीता है और दूसरों को भी पिलाता है। यहाँ पर चरस का उससे बड़ा स्मगलर और कोई नहीं। मुझे उसी का पैगाम मिला था। मैं इस दिलचस्प इत्तेफाक पर दिल ही दिल में मुस्कुराता रहा। ये एक अच्छी बात थी कि एक अजनबी शख्सियत की हैसियत से डेबू हार्बो से मुलाकात हो जाएगी और मैं उसके बारे में अंदाजा लगाने की कोशिश कर सकूंगा। ब्लैक वाइन तक पहुंचने के लिए हरबंस ने होटल की रूम सर्विस से कार तलब कर ली थी। फिर उसी कार में बैठकर हम ब्लैक वाइन चल पड़े। रास्ते में हरबंस सिंह डेबू हार्बो के बारे में तफसीलात बताता जा रहा था। उसने बताया कि हार्बो के हाथ काफी दराज हैं। मशरिक वस्ता और मशरिक बईद में उसके बेशुमार अफराद मौजूद हैं। यूरोप और अमेरिका के मुख्तलिफ मुल्कों और शहरों में उसके नुमाइंदे फैले हुए हैं और खुद शिकागो में वो एक तरह से बेताज बादशाह के नाम से मशहूर है। यहाँ की तकरीबन आधी ब्लैक पावर उसके कब्जे में है। बड़े बड़े शानदार लोग उसके साथी हैं। मैं दिलचस्पी से ये गुफ्तगू सुन रहा था। फिर मैंने हरबंस से पूछा, और खुद डेबू हार्बो किस किस्म का आदमी है? हरबंस बोला, दोस्त नवाज, बेहद खुश अखलाक, इतनी बड़ी शख्सियत है लेकिन अपने आप पर मगरूर नहीं है। हैरत अंगेज फितरत है उसकी। मैंने कहा, गुड, तुमसे बहुत सी काम की बातें मालूम हुई हैं हरबंस। उसने पूछा, तुम्हारे काम की भी कोई बात है इसमें? मैंने कहा, हाँ, क्यों नहीं। और हरबंस खामोश हो गया। उसने मुझे कुरेदने की कोशिश न की थी। वो बिलाशुबा एक बेमिसाल दोस्त था। इस दौर में ऐसे दोस्त बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।